हेलो कैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कल की वीडियो में हमने बात की थी आपसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया के कॉन्सेप्ट की। जी हाँ, कल हमने जाना था कि इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया कितने टाइप की होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है, किस कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है। बात करेंगे आज हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ की। और न्यूटन्स का सेकंड लॉ एक रियल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कहा गया कि अगर न्यूटन सिर्फ एक ही लॉ देते और वो है सेकंड लॉ तो सफिशेंट होता, क्योंकि सेकंड लॉ अपने आप में फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों की मीनिंग को समेटे हुए है। तो चलिए बात करते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की। ठीक है, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए ये डेफिनेशन मैंने हिंदी में भी इसको लिख दिया है यहाँ पर। तो क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ? तो न्यूटन के सेकंड लॉ में ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on the body। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात है। कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट करके समझते हैं कि असल में न्यूटन यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। न्यूटन यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ को आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको कल की क्लास याद हो तो कल की क्लास में एक बात निकल के सामने आई थी, और वो ये बात थी कि अगर आप किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, टू चेंज द मोमेंटम, ये बात याद रखिए, टू चेंज द मोमेंटम। अगर आप किसी बॉडी के मोमेंटम को बदलना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर फोर्स। ठीक है, वी रिक्वायर फोर्स, हमें जो है फोर्स की जरूरत होगी, क्योंकि बिना फोर्स के आप किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। तो न्यूटन अपने सेकंड लॉ में यही कह रहे हैं। न्यूटन कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गेंद है, ये मेरे पास एक बॉल है, और ये बॉल मेरी तरफ तेजी से आ रही है। ठीक है, ये बॉल मेरे पास तेजी से आ रही है और मैंने कैच कर लिया। ठीक, तो मैं इसके मोमेंटम को क्या कर रहा हूं? जीरो कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए बहुत तेजी से बॉल आएगी, गिर गई। अब मैं उस बॉल को रोक नहीं पाया, क्यों? क्योंकि उस बॉल को रोकने के लिए मैं जितना कम टाइम में उस बॉल को रोकना चाह रहा था उतना फोर्स मैं नहीं लगा पाया। तो बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप मोमेंटम अगर किसी बॉडी का बदलना चाहते हैं तो आपको फोर्स की जरूरत होगी। यानी कि अगर आपने बॉडी के मोमेंटम में डेल्टा पी चेंज किया, और कितने टाइम में चेंज किया? डेल्टा टी टाइम में चेंज किया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। सो बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स वो क्वांटिटी है जिससे हमें ये पता चलता है कि आप किसी बॉडी के मोमेंटम को कितना चेंज कर पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फोर्स। तो ये डेफिनेशन न्यूटन ने दी थी। ठीक है, और इसी डेफिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स सेकंड लॉ कहते हैं। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये बात भी आपको याद रखनी, ये फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि न्यूटन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 है। तो आप सिंपली इसको जो है एफ वेक्टर लिख सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम को हम m इंटू वी लिख सकते हैं, m इंटू वी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये इक्वल होगा किसके? फोर्स के। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, इफ m इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आप इसको लिख सकते हो वेक्टर f इज इक्वल टू, आप m को बाहर लिख सकते हो और लिख सकते हो डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। डेल्टा v ओवर डेल्टा टी ये एक्सेलरेशन होगा,
तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है, वेक्टर F इज इक्वल टू ma। बहुत फेमस रिलेशन है, बहुत फेमस रिलेशन, जो कि यूज किया जाएगा न्यूटन के सेकंड लॉ के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाऊंगा। लेकिन जो मेन जो कंसेप्ट है उसके बारे में दोबारा से बात कर लेते हैं एक बार, कि हम लोग ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक कुशन है, ये एक तकिया है, ठीक है, मेरे पास एक कुशन है, एक तकिया है। अब आप देखिए, अगर ये सोफे पे है, ठीक है, और आप आकर अचानक से इस पे तेजी से बैठ जाएं, तो ये आपके मोमेंटम को धीरे धीरे क्या करेगा, जीरो करेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये एक कुशन है, अगर आप इस पर आकर इस तरीके से बैठ जाएं, ठीक, तो अब इसके अंदर रुई हम लोगों ने क्यों भरी है, इसके अंदर रुई भरने का रीजन यही है कि ये हमारे मोमेंटम को क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, जीरो की तरफ ले जाएगा। यानी कि अगर आप सोफे पर आकर अचानक से बैठ जाएं तो उस कंडीशन में आपको दर्द नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं आपको इंपैक्ट महसूस नहीं होगा। अब इस सोफे को जो है, सोफे के कुशन को हटा देते हैं और इमेजिन करते हैं कि एक जो है लोहे की जो है चेयर है, जैसे कि आमतौर पर आपने देखा होगा पार्क वगैरह में चेयर होती है, ठीक है, लोहे की चेयर है, ठीक है, और उस पर आप अचानक से आकर बैठ जाएं, तो आप देखिए वहां पर कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, तो आपका मोमेंटम बहुत तेजी से जीरो होगा, यानी कि आपको एक अच्छा खासा इंपैक्ट वहां पर महसूस हो सकता है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का मतलब यह है कि आप किसी बॉडी के मोमेंटम को कितनी धीमे से या कितनी तेजी से जीरो करना चाह रहे हो या फिर चेंज करना चाह रहे हो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किस पर, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर। यह बात आप याद रखिए। अब जैसे एक क्रिकेट प्लेयर को देख लेते हैं, क्रिकेट प्लेयर बैट लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसने जैसी बॉल आई अचानक से शॉट मार दिया, तो वहां पर क्या है, जो इंपैक्ट का जो टाइम है, ठीक है, वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम टाइम में आपने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, या फिर यूं कहिए आपने बॉल की मोमेंटम को चेंज कर दिया, तो यानी कि वहां पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, ये आपको बताता क्या है। और दूसरी बात, ये F इज इक्वल टू एम ए रिलेशन कब वैलिड है, F इज इक्वल टू एम ए रिलेशन तभी वैलिड है जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट रहे या कांस्टेंट बना रहे। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, जरा देखिए जरा एक बार, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये बात हम समझ चुके हैं कि हम F को dp बाई dt लिख सकते हैं, और P को हम सिंपली लिख सकते हैं कैसे, P को हम लिख सकते हैं m इंटू v, तो ये हो जाएगा आपका mv। अगर हम ये कहें कि मास कांस्टेंट नहीं है, इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, दीपावली का जो रॉकेट है जिसमें आपने आग लगा दी, अब वो रॉकेट आसमान में इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में कह रहे हैं कि मास तो बार बार चेंज होता रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग मास चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर जाएगा तो उसके अंदर का जो फ्यूल है वो बर्न होगा, ठीक है, वो जलेगा, और फ्यूल के बर्न होने से आप क्या कहोगे कि उस बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट नहीं बना रहेगा। लेकिन उसके अगर स्पीड कांस्टेंट, अगर हम ये कहें कि इफ v इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो अगर v कांस्टेंट है तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं F इज इक्वल टू m को बाहर नहीं ला सकते, v को बाहर लाएंगे, और ये होगा आपका dm बाई dt। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो इस शक्ल में आपको दिखाई देगा। एक और कंडीशन की बात करते हैं, जब मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट ना हो, ठीक है, दोनों कांस्टेंट ना हो, तो हम कहेंगे m एंड mv बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक है, बोथ आर वेरिएबल्स। अगर m के साथ साथ v भी चेंज हो रहा हो तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, जल्दी से देखिए। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहां लिखेंगे mv,
तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको लिखना होगा F इज इक्वल टू m dv बाई dt और प्लस लिखना होगा v dm बाई dt। ये तीन फॉर्म मैंने आपको बताए हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के, इन सबको याद रखना। कौन सा फॉर्म कब अप्लाई होगा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। ये फॉर्म कब लगेगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये फॉर्म कब लगेगी, जब मास और वेलोसिटी दोनों के दोनों वेरिएबल है। और ये वाली फॉर्म कब आपको यूज करनी है, जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो, तब आप F इज इक्वल टू ma का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बातों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और बातें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हमारे लिए, ठीक है। ये सब तो हमने समझ लिया, बात करते हैं कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक बात कह रहे कि मैथमेटिकली फोर्स इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली फोर्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वेक्टर F इज इक्वल टू ma वेक्टर। और दूसरी बात, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर तो है, लेकिन कैसा वेक्टर है, फोर्स एक जो है पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर कौन होते हैं, जिनके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, फिक्स होता है, या यूं कहिए जिनके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता होता है। देखिए, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे मेरे पास ये कोई ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो मोशन का टाइप कुछ और होगा। इस ग्लास पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो मोशन का टाइप कुछ और होगा। इस ग्लास पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो मोशन का टाइप कुछ और होगा। यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी जिनके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, या यूं कहिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलने से उनका इफेक्ट बदल जाता है, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग पोलर वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स जो है एक पोलर वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, पोलर वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। और डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mlt टू द पावर -2। यह बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब है फोर्स की वो यूनिट जो हर जगह एक जैसी रहे, हर जगह जिसका वैल्यू सेम रहे। तो कह रहे हैं कि एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स which produce a unit acceleration in a body of unit mass। यानी कि अगर 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि फोर्स कितना है, फोर्स आपका 1 न्यूटन है। सो बेसिकली 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वहीं अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट यानी कि 1 डाइन कितना फोर्स है, 1 डाइन उतना फोर्स है जो 1 ग्राम की बॉडी के अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे। कितना एक्सेलरेशन पैदा करे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे। उतने फोर्स को हम क्या कहते हैं, 1 डाइन कहते हैं। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 न्यूटन कितना होता है और 1 डाइन कितना होता है। तो ये है फोर्स की कौन सी यूनिट, फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट। कौन सी यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट। याद रखिएगा, बात बड़ी जरूरी है। बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट। देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट, अब हम कह रहे हैं कि अ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल टू g इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की उतनी वैल्यू को कहा जाता है जो किसी यूनिट मास की बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल क्या करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल यानी कि g के इक्वल एक्सेलरेशन पैदा करे। तो यानी कि 1 किलोग्राम वेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1 kgf, 1 kgf आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, और 1 ग्राम वेट यानी कि 1 gf आपका 980 डाइन के इक्वल होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम इस तरह के कन्वर्जन्स आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो 1 kgf की जब बात की जाएगी
तो ये 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा। वहीं हम बात करेंगे 1 GF की, ग्राम फोर्स की, तो ये 980 डाइन के बराबर होगा। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 न्यूटन जो है 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। स्टार पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। स्टार पॉइंट कह रहा है कि द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट है वो सेम रहती हैं, बट द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दे डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल यूनिट है, हमने आपसे कहा 1 kgf जी के इक्वल है। अब हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर हो जहां पर जी की वैल्यू 10 हो, तो 1 GF जो है आपका, 1 kgf आपका 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। हो सकता है आप ऐसी जगह पर हो जहां जी का वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो उस जगह पर 1 kgf आपका 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्यों बोला गया? एब्सोल्यूट यूनिट उन यूनिट्स को बोला गया जो पूरे यूनिवर्स में जिनकी वैल्यू एक जैसी रहती है, और ग्रेविटेशनल यूनिट किनको कहा गया? जिनकी वैल्यू जी पर डिपेंड करती है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो सकती हैं या होती हैं, जबकि जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं उनकी वैल्यू हर जगह पूरे यूनिवर्स में एक जैसी होती है। यह बात बहुत जरूरी थी आपके लिए। बात करते हैं न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो फोर्स की क्वालिटी को बताता है। क्या बताता है? फोर्स की क्वालिटी को बताता है कि फोर्स क्या कर सकता है। क्योंकि आपने न्यूटन के पहले लॉ में स्टेटमेंट पे ध्यान दिया हो अगर, तो न्यूटन अपने पहले लॉ में ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में तब तक बनी रहेगी जब तक कि बाहर से उसको कोई बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। समझ रहे? तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की डिमांड वहां पर की जा रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये फोर्स की क्वालिटी को बताता है कि फोर्स कर क्या सकता है। फोर्स स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, फोर्स किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लेके आ सकता है, और फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यानी कि आफ्टर ऑल हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो आपको बताता है फोर्स की क्वालिटी के बारे में कि फोर्स क्या कर सकता है। तो आई होप कि यह बात आपको समझ में आई होगी। यह बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये क्या बताता है? क्वांटिटिव एक्सप्लेनेशन बताता है। क्वांटिटिव एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने यह बिल्कुल नहीं बताया कि अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो आपको कितने फोर्स की जरूरत होगी, जबकि सेकंड लॉ में यह क्लियरली बताया गया कि आप कितनी तेजी से मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं, कितने धीरे धीरे मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स आपको चाहिए या आप बाहर से कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो दोस्तों, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बताता है फोर्स की क्वांटिटिव एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसकी क्वांटिटी बताता है कि आपको कितना फोर्स चाहिए, जबकि जो फर्स्ट लॉ है वो बताता है क्वालिटी, यानी कि आपको जो है फोर्स चाहिए, लेकिन फोर्स की प्रॉपर्टी को बताता है कितना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसी वजह से न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ बनाया। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। बात करते हैं, ये रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया में 4 तरह के फोर्स होते हैं जो कि फंडामेंटल फोर्स जिनको हम लोग कहते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो आइए मैं थोड़ा सा आपकी तरफ, ठीक है, एक पॉइंट की तरफ जो है इशारा करता हूं। और ये बात बहुत लोग पूछ लेते हैं, कभी चलते फिरते चौक चौराहे पर चाउमीन मोमो खाते हुए लोग मिल जाते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, ठीक है, चाय की टपरी पर आपको लोग मिल सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फंडामेंटल फोर्स किसको कहा गया। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है
उस रचना के लिए, उस संरचना के लिए 4 फोर्सेस को जो है उत्तरदायी कहा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं 4 फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। 4 फोर्स बड़े ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा फोर्स है आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो इन 4 फोर्सेस को माय डियर क्या कहा जाता है? फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। तो आइए लिस्ट अप कर देता हूं मैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 2 मासेस बॉडीज के बीच में लगता है। दूसरा फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा फोर्स है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स है आपका मैग्नेटिक फोर्स। यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थर्ड फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा फोर्स है आपका न्यूक्लियर फोर्स। चौथा फोर्स कौन सा है? चौथा फोर्स है आपका न्यूक्लियर फोर्स। बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने। अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है। जी हां, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर, वीकेस्ट फोर्स, अब तक का सबसे कमजोर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो यह अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये कुछ फर्मी मीटर तक ही काम करता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, तभी वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल रह पाए हैं, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। तो आपसे चाय की टपरी पर अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे कमजोर फोर्स कौन है तो जवाब दीजिएगा कि दुनिया में सबसे कमजोर फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और दुनिया का सबसे ताकतवर, ठीक है, सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे ताकतवर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? वो न्यूक्लियर फोर्स है। ये बात याद रखिएगा। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल कंडीशन में अगर रह पाए हैं तो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आई होप कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी, यह बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। बात करते हैं रेशियो। देखिए क्या है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज। तो रेशियो देखिए, दो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उन दोनों का रेशियो 10⁻43 होगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कई गुना ताकतवर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगला फोर्स है आपका कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स किसको कहा गया? कह रहे कि इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज कांस्टेंट देन इट इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। अगला फोर्स है आपका वेरिएबल और डिपेंडेंट फोर्स। वेरिएबल यानी कि जो बदल रहा हो। तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स कौन सा है? जरा देखिए, पहला कैटेगरी है टाइम डिपेंडेंट फोर्स की। टाइम डिपेंडेंट फोर्स यानी कि जो टाइम पर डिपेंड करता हो। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ इंपल्स, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था क्रिकेट वाले, उसका एग्जांपल दिया था, अगर आप शॉट को धीमा खेलेंगे तो आप फोर्स वहां पर कम लगेगा, शॉट को तेज खेलेंगे तो फोर्स वहां ज्यादा लगेगा। तो जो इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स डिपेंड करता है टाइम पर या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पर जो फोर्स है वो भी किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी कि ये कैसा फोर्स है? ये एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। दूसरा फोर्स है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स
और जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो बॉडीज के बीच में कितना डिस्टेंस है उस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। अगला है सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या है, इफ अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इट इज सेड टू बी अ सेंट्रल, अदरवाइज नॉन सेंट्रल। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें कि सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो अर्थ पर एक कांस्टेंट, मतलब अर्थ पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सन होगी। तो ये कैसा फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। वहीं अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। आपने देखा होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के नजदीक आता है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो यहां पर भी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट है, तो इसलिए इसे भी आप क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स जैसे कि वेट, ठीक है, वेट मैंने कल भी बताया था आपको। वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया किसने, किसी भी प्लैनेट ने अपने सेंटर की तरफ। हमारा जो वेट है एक्चुअल में वो फोर्स है जो अर्थ ने हम पर अप्लाई किया टुवर्ड्स देयर सेंटर, टुवर्ड इट्स सेंटर, सॉरी, ठीक है। तो वेट भी क्या है, एक फोर्स है। रिएक्शन फोर्स, मैं यहां पर जमीन पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो मेरे पांव पर एक रिएक्शन फोर्स मुझे महसूस हो रहा है। आप लिफ्ट में बैठ जाते हैं, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो सर भारी भारी होता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो पेट में गुदगुदियां उठती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बताता है कि वहां पर जो रिएक्शन है वो चेंज हो रही है। तो सेकंड जो फोर्स है आपका वो कौन सा है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। अगला देखिए टेंशन, जी हाँ, टेंशन को समझिए। टेंशन क्या है, टेंशन को वैसे हिंदी में हम तनाव कहते हैं। तो टेंशन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को क्या कर सकता है, खींच सकता है, धकेल नहीं सकता। जैसे मेरे पास ये रस्सी है, तो आप मुझे कह सकते हैं क्या मैं इससे इसको खींच सकता हूं, बिल्कुल खींच सकता हूं। क्या मैं इसको धकेल सकता हूं, नहीं। सो टेंशन के बारे में याद रखिएगा, टेंशन एक फोर्स है, क्या कह रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड और अ टॉट स्ट्रिंग, rope or chain against the pulling force is called the tension. The direction of tension so as to pull the body. याद रखिए, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि उसकी टेंडेंसी बॉडी को खींचने की है, बॉडी को धकेलने की नहीं है। तो टेंशन से आप किसी रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को धकेल नहीं सकते। क्या आपने रस्सी बांधी और आप उसको धकेल रहे हो, हाँ, खींच जरूर सकते हो। तो टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, बॉडी को पुल करता है, कभी भी पुश नहीं कर सकता। स्प्रिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर आप किसी स्प्रिंग पर बॉल को इस तरह लटका दें तो जो स्प्रिंग पर फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के चैप्टर में। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ कॉमन फोर्स ऐसे हैं जिनके साथ हम मैकेनिक्स में डील करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर फोर्स के रिगार्डिंग था, फोर्स पर जो है पूरा का पूरा उसका जो है कंसेप्ट टिका हुआ था। आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा। कल हम बात करेंगे लैमीज थ्योरम की और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। और कल लिफ्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी कि क्यों लिफ्ट में बैठने पर हमारा सर जो है थोड़ा सा भारी हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, और क्यों हमें हल्कापन महसूस होता है जब लिफ्ट नीचे आती है। तो बने रहिएगा कैमफिट ट्यूटोरियल के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।